हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। तो कल तक आपने पहले वीडियो में ये देखा होगा कि हम ये पढ़ चुके हैं। कल तक के वीडियो में हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ था डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया। तो ये क्या चीज़ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है डीएनए, ठीक है। डीएनए के दो रज्जु हैं। ये है एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का कार्य क्या है बच्चों? टोपोआइसोमेरेज का कार्य है कि कुंडली को खोलना। ये क्या एंजाइम है? ये है दूसरा एंजाइम जिसका नाम है हेलिकेज। और हेलिकेज का कार्य क्या होता है? हेलिकेज का कार्य होता है ये जो नाइट्रोजन क्षारक है इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होते हैं उन्हें तोड़ना। तो हेलिकेज का कार्य है हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया में क्या हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? अब जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता गया, ठीक है, उसने सारे हाइड्रोजन बंधों को जो कि नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य मौजूद थे उन्हें तोड़ दिया। मान लो ये आपका 3' है एंड, और ये वाला है आपका 5'। ये फ्री एंड है, यानी कि ये सिरे खुले हुए हैं, जो कि ये 3' है, ये 5' है। जब ये 3' है तो ये वाला कौन सा होगा आपका? 5' हो गया। ये 5' है तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? 3' हो गया ये सिरा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम जो था आपका वो यहाँ तक पहुँच गया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि ये ये जो हेलिकेज एंजाइम था यहाँ से होता होता आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो है ये भी धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जिससे कि ये सारे जो नाइट्रोजन क्षारक थे ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब हम मान लेते हैं जैसे ये वाला जो है ये है ए, ठीक है। तो ये वाला ए है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? टी होगा। ये है आपका जी, तो ये हो जाएगा सी। ये मान लो है आपका ए, फिर से तो ये होना चाहिए आपका टी। ये अगर आपका सी है तो ये वाला होना चाहिए जी, ठीक है। ये मतलब आपको पता ही है कि ये जोड़े में कैसे उपस्थित होते हैं। एडिनिन जो होते हैं वो थाइमीन के साथ जोड़ा बनाता है, जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जोड़ा बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर टी है तो ये वाला है ए, ठीक है। अब अगर ये सी है तो ये वाला है जी। इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें, ये वाला जी है तो ये सी है, ये ए है तो ये टी है। इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं? ये टी है तो फिर ये वाला ए होगा, ये जी है तो ये सी है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। मैंने आपको जस्ट ये उदाहरण दिया है। तो अब क्या होता है बच्चों? अब जो तीसरा एंजाइम आएगा इसके ऊपर उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। कल आपको मैंने लिखवाया था, जब क्रिया विधि हमने लिखने शुरू की थी तो उस समय मैंने आपको लिखवाया था एंजाइमों के समूहों के नाम। सबसे पहला था टोपोआइसोमरेज जिसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। दूसरा था आपका हेलिकेज, ठीक है। और जो तीसरा है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज बच्चों क्या है? इस छोटे से हिस्से में आकर जुड़ जाता है। ये मान लो ये एंजाइम मैंने बना दिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, यहाँ पर जगह नहीं है इतनी, तो ये क्या लिखा है मैंने? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि ये आरएनए प्राइमर बनाता है। क्या बोला मैंने अभी कि ये क्या बना रहा है? आरएनए प्राइमर। प्राइमर का मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे खंड बनाएगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक रज्जुक बननी शुरू हो गई। अब रज्जुक बननी शुरू हो गई तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो ये है कि ये टी नहीं होगा। यहाँ पर टी है तो ये हो जाएगा यूरासिल। क्या हो जाएगा ये? यूरासिल। अब यूरासिल है तो इसके अपोजिट में हो जाएगा ए। यहाँ पर ए है तो ए का जोड़ीदार होना चाहिए डीएनए में, क्या होना चाहिए? टी। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज है तो आरएनए में ये क्या बन जाएगा? ए का जोड़ीदार यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है। ऐसे जी जो है इसका छोटा जो पेयर सामने आएगा वो हो जाएगा साइटोसिन,
तो इस तरीके से एक छोटा सा आरएनए प्राइमर यहाँ पे बन जाएगा, आरएनए का खंड बन जाएगा। जस्ट इसके विपरीत आप ऐसे समझिए कि ये वाली जो रज्जुक है, इसके ये छोटा सा हिस्सा का जस्ट इसके जैसा ही एक रज्जुक यहाँ पर बन जाएगा, जो बाद में जाके डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीसरे नंबर पर अब कौन सा एंजाइम आया है, कौन सा उत्प्रेरक आया है, आरएनए पॉलीमरेज, जो छोटे से हिस्से में जाकर जुड़ जाता है और उसमें क्या हो जाता है, अपने जैसा ही एक छोटे खंड का वो निर्माण कर देता है, ये रज्जुक का निर्माण कर देता है। अब इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, उस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? उस पर जो एंजाइम काम करेगा बच्चों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए। अब डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या होता है? डीएनए के नए सीक्वेंस या डीएनए के नए क्रम का निर्माण करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात ये है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए यहाँ पर, डीएनए पॉलीमरेज, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डीएनए पॉलीमरेज, आप पूरा नाम लिखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा नए डीएनए रज्जुक का निर्माण 5' से 3' दिशा में करता है, दिशा में करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम है, ये हमेशा जो नया डीएनए रज्जुक बनाएगा उसकी दिशा क्या रहेगी, किस दिशा में बनाएगा? वो हमेशा बनाएगा 5' से 3' की दिशा में। कैसे? अब इसे आप समझिए। तो सबसे पहले तो बच्चों आप पहले इस रज्जुक को लेंगे, ये वाली जो रज्जुक है 3' से 5', ये आपको नज़र आ रही है ना? तो अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब जुड़ जाता है तो एक नए रज्जुक का निर्माण होना शुरू होता है। कैसे? आपको पता है कि ये 3' है, तो ये जो विपरीत वाला होगा ये 5' हो जाएगा, और जहाँ पर ये खत्म होगा वो 3' हो जाएगा। तो हुआ ना 5' से 3' मतलब ये बनने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी। अब ए है तो इसके अपोजिट, इसके विपरीत यानी कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड या कौन सा नाइट्रोजन क्षारक आएगा? टी आ जाएगा। जी है तो इस नए रज्जुक पर सी आ जाएगा। ए है तो अब कौन सा आ जाएगा? इस पर टी आ जाएगा। सी है तो इस पर कौन सा आ जाएगा? जी आ जाएगा। टी है तो इस पर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया रज्जुक बना है, जो किस दिशा में बन रहा है? इस दिशा में, यानी कि 5' से 3' की तरफ। ऐसे नहीं बन रहा, इधर से इधर नहीं बन रहा कि पहले टी के साथ ए जुड़ा, सी से जुड़ा, नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण इस दिशा में हुआ है, 5' से 3'। ये 3' है, ये पेरेंट है, ये जनक डीएनए भी कहते हैं इसे, या जनक डीएनए रज्जुक भी कहते हैं। इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा है 3 से 5। लेकिन जो नया निर्माण होगा आपको पता होना चाहिए वो कौन सी दिशा में बनेगा? हमेशा 5 से 3। इसका मतलब क्या है? जो 5' की ओर सिरा है उसके पहले नाइट्रोजन क्षारक बनेगी, पहले ए के टी बन गया, जी का सी बन गया, तो इस दिशा में बनना शुरू होगा। आई बात समझ में? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये जो डीएनए रज्जुक है जो 3' से 5' की ओर है, इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, LEADING। बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप कॉपी में थ्योरी अपने आप लिखेंगे, क्योंकि पहले आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो चित्र बना के आप अच्छे से कॉपी में अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ों को समझो, उसके बाद थ्योरी के रूप में आप कॉपी में किताब से देखकर लिखेंगे अपने आप। ठीक है बच्चों? तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पहले समझो कि हो क्या रहा है। यही चीज़ अगर आपको याद है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा क्या करता है? वो नए डीएनए रज्जुक का निर्माण जो है वो 5' से 3' दिशा की ओर करता है। अब ये तो हो गई इसकी बात।
अब इस वाले रज्जु को देखते हैं जो कि 5 डैश से 3 डैश है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एक और रज्जु बनेगा, ये बन गया नया, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, ये 5 डैश है तो ये वाला क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3 था तो ये वाला हो जाएगा 5, यानी कि इसका निर्माण किस दिशा में होगा, इसका निर्माण यहाँ से यहाँ होगा। पहले वाले का कहाँ था, पहले का यहाँ से यहाँ था, लेकिन इस वाले के साथ का जो रज्जु बन रहा है वो कहाँ से निर्माण होगा, ऐसे। तो यानी कि ये जो ए के साथ इस रज्जु में क्या जुड़ जाएगा, टी, जी के साथ क्या जुड़ जाएगा, सी, टी के साथ क्या जुड़ जाएगा, ए, सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, जी, टी के साथ क्या आ जाएगा, ए। आई बात समझ में आपको, दो रज्जु बन गए ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक डीएनए ये बन गया, दूसरा डीएनए ये बन गया, और ये आरएनए प्राइमर भी समय के साथ इनके साथ ही जुड़ जाता है। तो एक डीएनए से दो नए डीएनए की प्राप्ति हो गई इस तरीके से। लेकिन दिशा क्या रहेगी बनने की, 5 डैश से 3 डैश, 5 डैश से 3 डैश। आई बात कुछ समझ में, एक बार में आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, इसलिए वीडियो को बार बार आप पॉज करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखने वाली है बेटा ज़रूरी यहाँ पे, कि पहले वाले में क्या था, कि पहले वाले में ये जो रज्जु बन गया था ये लगातार बनता था, यानी कि इसमें कोई बीच में रुकावट नहीं थी। लेकिन इस वाले के साथ ऐसा नहीं होता। इस वाले के साथ क्या होता है, ये खंडों के रूप में बनता है, छोटे छोटे खंडों के रूप में। एक खंड ये बना, फिर कुछ देर बाद रुक गया, फिर एक दूसरा खंड बन गया, फिर तीसरा खंड बन गया। तो इन छोटे छोटे खंडों का कुछ नाम होता है, मैं मिटा रही हूँ। इन छोटे छोटे खंडों का जो नाम होता है इन्हें कहते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या फिर ओकाजाकी खंड। इन्हें कहते हैं छोटे छोटे खंड अथवा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, या फिर फ्रेगमेंट्स को हम खंड भी लिख सकते हैं, ये दो नाम हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो छोटे छोटे खंड जो बन रहे हैं, ओकाजाकी खंड जो बन रहे हैं, ये किस वाले रज्जु पे बनते हैं, ये वाला तो जनक डीएनए, जनक रज्जु है 5 डैश से 3 डैश। तो इसके साथ में जो नया रज्जु बन रहा है वो खंडों के रूप में बन रहा है, छोटे छोटे खंडों के रूप में, इसीलिए उनको नाम दिया गया है ओकाजाकी खंड। अब एक चीज़ और लिख लीजिए इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ये मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, आप इन सबको लिख के रखेंगे, मिटाएंगे नहीं। 3 डैश से 5 डैश जो है इसे कहते हैं जनक डीएनए स्ट्रैंड। जनक डीएनए स्ट्रैंड कहो या फिर रज्जु कहो, एक ही बात है। यानी कि 3 डैश से 5 डैश, इसकी बात कर रहे हैं पहले इस वाले की, ये 3 डैश से 5 डैश की ओर है, ठीक है। तो जो इसके साथ का नया रज्जु बनेगा वो किस दिशा में बन गया, 5 डैश से 3 डैश। इसको क्या कहते हैं, ये कैसा बन गया, इसको कहते हैं हम सतत डीएनए रज्जु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। आई बात समझ में, कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें बीच में रुकावट नहीं होती, ये लगातार बनते रहते हैं, ये वाला, और ये इस दिशा में बन रहा है 5 से 3 की दिशा में, ठीक है। तो ये वाली क्या कहलाई गई, इसे कहते हैं जनक डीएनए स्ट्रैंड या जनक डीएनए रज्जु, और जो इसके साथ ये बने हैं इसे कहते हैं सतत डीएनए रज्जु या कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। अगली चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये नोट करनी चाहिए, 5 डैश से 3 डैश जो बना है इसे भी कहा जाता है जनक डीएनए रज्जु, यानी कि ये वाली, ये 5 डैश से 3 डैश, ये 5 है ये 3 डैश है,
तो ये वाले को हम कहेंगे जनक डीएनए रज्जु। अब इसके साथ में ये जो नया बना है इसे क्या कहते हैं, देखो 3' और 5'। तो आप ये एरो ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा डीएनए का निर्माण किस दिशा में करता है, 5 से 3 की दिशा में। तो ये तीर जो है आपका ऐसे होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? ये तीर की दिशा जो होनी चाहिए 5 से 3 की ओर ही होना चाहिए हमेशा। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, असतत डीएनए रज्जुक, जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। अब बात आती है कि इसे असतत क्यों कहा गया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बनता है, जिन्हें हम ओकाज़ाकी खंड भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम असतत डीएनए रज्जु भी नाम देते हैं। यानी कि ये लगातार नहीं बनता। सतत मतलब लगातार, जुड़ गया, इसका मतलब नहीं, ये लगातार नहीं बनता। डिसकंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई थोड़ी सी। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटे छोटे खंड बने थे, छोटे छोटे खंड, जिन्हें हम कहते हैं ओकाज़ाकी खंड, आपस में डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ जाते हैं। आपस में डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट एंजाइम का नाम। इससे पहले के एंजाइम के कार्य आप लिख लेना। मैंने बताया था ना कि आरएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है, आरएनए प्राइमर या फिर कह सकते हैं आरएनए खंडों का निर्माण करना। और डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या लिखेंगे, डीएनए के नए क्रम या डीएनए खंडों का निर्माण करना। और लास्ट ये जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज, इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य हो गया कि जो छोटे छोटे खंड बने थे जिन्हें ओकाज़ाकी खंड भी कहते हैं, वो अब आपस में जुड़ जाएंगे इस डीएनए लाइगेज की मदद से। ठीक है, ये सभी एंजाइमों के कार्य आपने समझ लिए और आप लिख भी चुके होंगे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अब एक तरीके से जो डीएनए बन गया वो इस तरीके से बन गया, 3' 5', 5' 3', एक ये बन गया, दूसरा आपका ये बन गया। ये दो नए रज्जु बन गए। ये क्या बन गए, दो नए डीएनए। ये वो दो नए डीएनए बन गए। एक आपका जनक डीएनए था, उनसे ये दो नए डीएनए बन गए। ये बीच में मैंने क्या बना दिया, नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बंधों से। अब ये क्या हो जाएंगे, ये दक्षिणावर्ती घूम जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दक्षिणावर्ती घूम जाएंगे, जिससे क्या हो गया, इनका जो आकार होगा वो इस तरीके का हो जाएगा। इस तरीके से ये दो नए डीएनए बन गए। ये सीधे बन गए, उसके बाद ये स्वतः ही दक्षिणावर्ती घूम जाते हैं। जब इनमें फिर टोपोआइसोमेरेज एंजाइम धीरे धीरे ये सब एंजाइम हटना शुरू कर देते हैं, तो अब ये जो डीएनए थे ये इस तरीके से घूम जाएंगे। ये बीच में है नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, तो एक जनक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, दो नए डीएनए बन गए। एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ ली जाती है। कैसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण की व्याख्या कीजिए तथा यह भी समझाइए कि डीएनए प्रतिलिपिकरण को अर्धसंरक्षी क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। ये भी आप नोट करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये। क्या है आप नोट कर लीजिए। डीएनए प्रतिलिपिकरण जिसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिलिपिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन अर्धसंरक्षी अथवा सेमी कंजर्वेटिव होता है। अर्थात जो नए डीएनए बने हैं उनमें से आधा जनक रज्जुक है तथा आधा नया रज्जुक है। ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है इस बात की कि डीएनए प्रतिलिपिकरण को अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव कैसे कहा जाता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण जो होता है बच्चों, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, वो अर्धसंरक्षी है। अर्ध मतलब आधा, संरक्षी मतलब सुरक्षित है। सेमी कंजर्वेटिव इंग्लिश में कहते हैं। अर्थात जो दो नए डीएनए बनते हैं उनमें से आधा जो रहता है वो अपने पेरेंट का रहता है, पुराने वाले रज्जुक का रहता है, और जो आधा बना हुआ है वो नया रज्जुक बना हुआ है। कैसे, एक बार चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। आप अपने एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे इस चीज़ को बहुत ही कलरफुल तरीके से समझा रखा है। मेरे पास रंग बिरंगी चौक नहीं है, वरना मैं भी आपको अच्छे से चित्र बना के दिखाती यहाँ पे। आप अपने किताब में इस चित्र के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। इनका मतलब ये है कि जैसे ये जनक डीएनए है, ठीक है, ये जनक डीएनए है। अब इससे जो नए डीएनए बने हैं, दो नए डीएनए बने हैं, तो इन दो नए डीएनए में से जो ये एक रज्जुक है, ये एक रज्जुक तो पेरेंट से आया, एक इसमें आ गया और ये एक इसमें चला गया, और एक एक इनमें नया अपने आप बन जाता है। यानी कि ये जो जनक डीएनए के दो रज्जुक है, ये आपस में बंटवारा हो गया कि एक रज्जुक इसके पास आ गया और दूसरा रज्जुक, एक रज्जुक इसके पास आ गया और दूसरा रज्जुक इसके बाद आ गया। अब जो नया बन गया है वो अपने आप बन गया, पहले में भी और दूसरे में भी वो नया अपने आप ही बन गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया कैसी है, अर्धसंरक्षी प्रतिक्रिया होती है, सेमी कंजर्वेटिव प्रक्रिया होती है, जिनमें से आधा जनक जो है वो नया है, और यानी कि आधा जो रज्जुक आया है वो जनक से आया है, और जो आधा रज्जुक आया है वो स्वतः ही नया बन जाता है अपने आप। ये बात थी जो आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी। चित्र के द्वारा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी किताब में देखना है। अब जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए बच्चों वो है आरएनए। आरएनए के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है ये भी बता चुकी हूँ। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है ये भी बता चुकी हूँ कि राइबोज शर्करा होती है। उसका चित्र किस प्रकार से होता है ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो नई चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है
आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार। ठीक है, आरएनए के प्रकार में सबसे पहला है एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम होता है बच्चों मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं संदेश वाहक आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। अगला जो है वो है टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए। अगला है वो है राइबोसोमल आरएनए। इसे हिंदी में भी राइबोसोमल आरएनए ही कहते हैं। तो ये है आरएनए के प्रकार। आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आरएनए के इन प्रकारों के कार्य क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए। एक एक दिन आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।